अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। स्टूडेंट्स, क्लास 10 का चैप्टर रिप्रोडक्शन हमने स्टार्ट किया हुआ है। उसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम स्टडी कर रहे हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हमने 4 टाइप्स को स्टडी कर लिया था: बाइनरी फ्यूजन, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन एंड बडिंग। आज जो हमने स्टार्ट करना है उसका नाम क्या है? पार्थेनोजेनेसिस। अब पहला पॉइंट सिंपल सा है। पार्थेनोजेनेसिस में ये टाइप है किसकी? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। किसकी टाइप है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक टाइप है। अच्छा, पार्थेनोजेनेसिस की डेफिनेशन को समझने से पहले हम 2 टर्म्स हैं उसको समझ लेते हैं। वो 2 टर्म्स कौन सी हैं? एक है हमारे पास है फर्टिलाइजेशन और एक हमारे पास है अनफर्टिलाइजेशन। अनफर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं? फर्टिलाइजेशन स्टूडेंट्स जिसमें गैमीट्स इन्वॉल्व होते हैं। अब गैमीट्स क्या होते हैं? मेल और फीमेल दोनों के गैमीट्स क्या करते हैं? आपस में मिलते हैं। उस मिलने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। देखिए, मेल और फीमेल, मेल के जो गैमीट्स होंगे उनको हम क्या नाम देते हैं? स्पर्म्स का नाम देते हैं। और जो फीमेल के गैमीट्स होते हैं उनको हम नाम देते हैं एग्स का। जब ये गैमीट्स आपस में मिलते हैं, मीन्स के फर्टिलाइजेशन होती है, तो क्या होता है? एक नया ऑफ स्प्रिंग पैदा होता है, एक नया बच्चा पैदा होता है। अब नया जो बच्चा पैदा हुआ है वो किस अमल से हो रहा है? फर्टिलाइजेशन के अमल से। मीन्स के गैमीट्स आपस में मिल रहे हैं। इसी अमल को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब ये देखो, इसमें गैमीट्स आपस में मिल रहे हैं, लेकिन ये फर्टिलाइजेशन मीन्स कहाँ पे होगी? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होगी ना। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस में गैमीट्स आपस में नहीं मिलते। तो अनफर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है? अन का मतलब होता है नॉट। फर्टिलाइजेशन मीन्स के जो मिलने का प्रोसेस है, इसमें मिलने का प्रोसेस नहीं होगा। अब इसमें भी मेल होंगे, इसमें भी मेल होता है, इसमें भी फीमेल होता है। स्टूडेंट्स, अब गौर से बात सुनना इसको। इसमें भी गैमीट्स मेल के क्या होंगे? स्पर्म्स होंगे। इसमें भी फीमेल के गैमीट्स होंगे, क्या होंगे? एग्स होंगे। अब मिलने के प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, और जो नहीं मिलता उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? अनफर्टिलाइजेशन। एक और बात आपने याद रखनी है, हमेशा स्पर्म जाके एग के साथ मिलता है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसका जो एग होगा उसके पास हमेशा क्या आएगा? स्पर्म आएगा। फिर वो क्या हो जाएगी? फर्टिलाइजेशन का, फर्टिलाइज्ड हो जाएगा एग। लेकिन इधर क्या हो रहा है? इधर स्पर्म एग्स के पास नहीं जाएगा। जब स्पर्म एग के पास नहीं जाएगा तो मीन्स के जो फर्टिलाइजेशन का भी अमल नहीं होगा। अब वो जो एग होगा वो फर्टिलाइज्ड नहीं होगा, वो एग क्या होगा? अनफर्टिलाइज्ड एग होगा। क्या होगा? अनफर्टिलाइज्ड एग होगा। समझ आ गई? अब इस पे ऊपर आओ, पार्थेनोजेनेसिस। जब ये अनफर्टिलाइज्ड एग, कौन सा एग? अनफर्टिलाइज्ड एग एक नया ऑफ स्प्रिंग पैदा कर दे, एक नया बच्चा पैदा कर दे, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पार्थेनोजेनेसिस। मीन्स के ऐसा अमल जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होती। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, स्पर्म एग के पास जाएगा ही नहीं, तो एग क्या रहेगा? अनफर्टिलाइज्ड रहेगा। जब वही अनफर्टिलाइज्ड एग स्पर्म के मिलने के बगैर ही एक नया बच्चा पैदा कर दे, उस अमल को हम क्या कहते हैं? पार्थेनोजेनेसिस। समझ आ गई होगी? अच्छा, आगे ये पार्थेनोजेनेसिस कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में पार्थेनोजेनेसिस होती है? अब ये जो हमारे पास है फिशेस, जो मछलियां हैं, इसमें कौन सा अमल होता है? पार्थेनोजेनेसिस का अमल होता है। इसी तरह हमारे पास हैं फ्रॉग्स,
मेंढक वगैरह, इसमें भी पार्थेनोजेनेसिस का अमल होता है। इसी तरह हमारे पास इंसेक्ट्स हैं कुछ किस्म के, उसमें भी क्या होता है, पार्थेनोजेनेसिस का अमल होता है। हम इधर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इस अमल को समझने के लिए। तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कोई भी इंसेक्ट की। इंसेक्ट हम ले लेते हैं इधर हनी बी। हनी बी का नाम तो सुना होगा, शहद की जो मक्खी होती है। अब ये जो शहद की मक्खी होती है, इसमें फर्टिलाइजेशन भी होगी और अनफर्टिलाइजेशन मीन्स के पार्थेनोजेनेसिस भी होगी। अच्छा, जब अनफर्टिलाइजेशन होगी तो फिर क्या होगा, जब फर्टिलाइजेशन होगी तो फिर क्या होगा। अब इधर देखो, आपने एक बात याद रखनी है, हनी बी 3 तरह की होती हैं। एक मेल होते हैं, एक फीमेल जिसे हम क्वीन का नाम देते हैं, और एक होते हैं वर्कर बी। वर्कर बी का मतलब ये होता है उनका काम एक ही होता है, उन्होंने काम करना है। काम क्या करना है, उस छत्ते की हिफाजत करनी, और भी जो कोई काम है लेके आना, वो रस वगैरह लेके आते हैं फूलों से, ये सारा किसका काम है, वर्कर बी का काम है, और उसकी प्रोटेक्शन करना वर्कर बी का काम है, और इसका कोई काम नहीं। समझ आ गई। अच्छा, क्वीन बीन का क्या काम है, क्वीन बी, जो क्वीन हनी बी है वो क्या करेगी, वो अंडे देगी, एग्स देगी। समझ आ गई। अब मैंने आपको इधर भी बताया था, हमेशा स्पर्म किसके पास जाता है, एग के पास जाता है, ना कि एग स्पर्म के पास जाता है। समझ आ गई। जब स्पर्म एग के पास चला गया तो वो क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन का अमल शुरू हो जाएगा। अगर एग के पास स्पर्म जाता ही नहीं तो एग क्या रहेगा, अनफर्टिलाइज्ड रहेगा। तो हनी बी में अनफर्टिलाइजेशन का मीन्स के पार्थेनोजेनेसिस का अमल भी होता है और फर्टिलाइजेशन का अमल भी होता है। पहले हम पार्थेनोजेनेसिस को देखते हैं। अगर पार्थेनोजेनेसिस का अमल होगा मीन्स के एग अभी तक क्या है, अनफर्टिलाइज्ड। क्या है, अनफर्टिलाइज्ड एग है। तो इससे जो एक नया ऑफ स्प्रिंग पैदा होगा वो क्या होगा, वो होगा मेल पैदा होगा। उस मेल को हम क्या नाम देते हैं, ड्रोन का। अब जो बी पैदा होगी, जो हनी बी पैदा होगी, उसका नाम क्या होगा, वो मेल होगा, और उसको नाम क्या देते हैं, ड्रोन का नाम देते हैं। समझ आ गई। अब ये जो किस एग से पैदा हो रहा है, अनफर्टिलाइज्ड एग, मीन के अनफर्टिलाइजेशन के अमल से पैदा हो रहा है। तो जब हनी बी में पार्थेनोजेनेसिस होगी मीन्स के अनफर्टिलाइजेशन होगी, तो कौन क्या पैदा करेगी, मेल पैदा करेगी, मीन्स के ड्रोन पैदा करेगी। अगर इसमें फर्टिलाइजेशन का अमल हो जाता है, किसका अमल हो जाता है, फर्टिलाइजेशन का अमल हो जाता है, मीन्स के अब एग के साथ आके क्या मिलेगा, स्पर्म मिलेगा। मीन्स के एग और स्पर्म दोनों मिलेंगे ना। जब ये दोनों मिलेंगे अब क्या पैदा करेगा, अब भी क्या मेल पैदा करेगी, नहीं, अब मेल पैदा नहीं करेगी, अब पैदा करेगी क्वीन, मतलब अपनी तरह का, या फिर पैदा करेगी वर्कर बी, या क्या पैदा करेगी, वर्कर बी, जो क्या करते हैं, हिफाजत करते हैं, या फिर अपनी तरह की एक क्वीन पैदा कर देगी। अब देखो, इसमें अनफर्टिलाइजेशन का अमल भी हो रहा है और फर्टिलाइजेशन का अमल भी हो रहा है। आपने एक बात याद रखनी है, आपने क्लास 9 में माइटोसिस और मियोसिस का अमल पढ़ा होगा, तो इसमें जो होती है मियोसिस का अमल होता है। तो ये जो एग होता है, जो गैमीट्स होते हैं, ये हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब 1n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, और इसको हम कहते हैं हेप्लॉइड। क्या नाम देते हैं, हेप्लॉइड। अच्छा, अब ये देखो, इधर सिर्फ एग है, सिर्फ क्या है, एग, मीन्स के 1n है, हिप्लॉइड है। अगर इसके साथ स्पर्म मिलेगा तो 1n एंड 1n कितने हो गए, 2n हो गए, फिर डिप्लॉइड होगा। अभी सिर्फ एग है, 1n है, तो मेल जो होगा वो क्या होगा, हिप्लॉइड होगा, मीन्स के हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम पे मुश्तमिल होगा। समझ आ गई। इसी तरह अब जब फर्टिलाइजेशन होगी तो 1n मीन्स के हैप्लॉइड और 1n हैप्लॉइड दोनों मिलेंगे तो क्या बना देंगे, डिप्लॉइड बना देंगे। क्या बना देंगे, डिप्लॉइड। मीन्स के फर्टिलाइजेशन से जो पैदा होगा वो डिप्लॉइड होगा, डिप्लॉइड क्वीन या डिप्लॉइड वर्कर भी। जो अनफर्टिलाइज से होगा वो क्या होगा,
हैप्लॉइड मेल होगा। तो पार्थेनोजेनेसिस की उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि जब अनफर्टिलाइज्ड एग से एक नया ऑफ स्प्रिंग मीन्स के अनफर्टिलाइजेशन का अमल होगा और उसी अमल को हम क्या कहते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। तो ये हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की 5वीं टाइप थी। अब हम स्टडी करने लगे हैं 6ठी टाइप को। 6ठी टाइप हमारे पास है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्या टाइप है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव का मतलब क्या है, ये 2 वर्ड्स हैं। अच्छा, पहला पॉइंट सिंपल आपने ये लिखना है कि ये टाइप किसकी है, टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। किसकी टाइप है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक टाइप है जिसको हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब इनके वर्ड से हमने डेफिनेशन को याद रखना है। वेजिटेटिव का मतलब क्या है, वेजिटेटिव का मतलब होता है वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट। अब प्लांट्स के जो वेजिटेटिव पार्ट्स क्या होते हैं, प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स जैसा कि हमारे पास स्टेम है, रूट है, शूट है या फिर लीफ, ये सब के सब क्या हैं, ये हमारे पास हैं वेजिटेटिव पार्ट्स। प्रोपगेशन का मतलब क्या होता है, प्रोपगेशन का मतलब होता है ग्रोथ। प्रोपगेशन का मतलब क्या होता है, ग्रोथ, बढ़ना। वेजिटेटिव प्रोपगेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक ऐसी किस्म है जिसमें प्लांट्स की ग्रोथ किन के थ्रू होती है, वेजिटेटिव पार्ट्स के थ्रू होती है। उस अमल को हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है ये 2 तरह की होती है। एक होती है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इसकी 2 टाइप्स हैं। कितनी टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं। एक हमारे पास है नेचुरल, एक हमारे पास है आर्टिफिशियल और एक हमारे पास है नेचुरल। समझ आ गई। अब जो नेचुरल है मीन्स के कुदरती तौर पर, अब जो प्याज है, प्याज के अंदर बल्ब होता है, उसके थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन होगी, उसे हम कहते हैं नेचुरल वेजिटेटिव, खुद ब खुद होती है। इसी तरह हमारे पास स्टेम ट्यूबर पोटैटो में जो होती है उसमें भी ये नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है। अच्छा, एक होती है आर्टिफिशियल। हमारे जो सिलेबस में है, स्मार्ट सिलेबस में, तो उसमें कौन सी आएगी, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन सिर्फ आती है। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन को हम स्किप कर देंगे। हम अगली टाइप जो है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन उसको स्टडी करेंगे, क्योंकि हमारे स्मार्ट सिलेबस में सिर्फ कौन सी है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। फिर भी स्टूडेंट्स आपको ये पता होना चाहिए कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन की 2 ही टाइप्स हैं। अच्छा, आर्टिफिशियल का मतलब हम खुद जो करते हैं, हम खुद जो प्लांट की ग्रोथ करवाते हैं उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब ये कौन करवाता है, जो फार्मर्स होते हैं, किसान होते हैं, फार्मर्स या गार्डनर, गार्डनर जो बाग की रखवाली करते हैं, माली होते हैं, वो क्या करते हैं, प्लांट्स की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, प्लांट्स की तादाद को बढ़ाने के लिए। अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक गुलाब का फूल है। अब वो चाहते हैं कि इधर गुलाब के फूल हज़ारों हों, 50-60 पौधे हों उसके गुलाब के फूल। फिर वो क्या करेंगे, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन के थ्रू उनकी तादाद को बढ़ाएंगे, प्लांट के स्टॉक को बढ़ाएंगे। तो ये फार्मर्स और गार्डनर्स क्या करते हैं, प्लांट्स की तादाद को बढ़ाने के लिए कौन सी वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं। अच्छा, ये 2 तरह से होती है। कितने तरह से, 2 तरह से। एक को हम कहते हैं कटिंग, और एक होती है ग्राफ्टिंग। अच्छा, पहले हम बात करेंगे कटिंग की।
कटिंग, कट, कट काट काटना मीन्स के काट देना। कटिंग में हम के फार्मर्स क्या करते हैं, कलमकारी करते हैं। क्या करते हैं, कलमकारी करते हैं। अब वो कलमकारी कैसे करते हैं, अब इधर देखो। अब उसने फार्मर्स ने, चाहे हम खुद भी कटिंग कर सकते हैं, हमने क्या करना है, स्टेम या रूट ले लेनी है। किसकी लेनी है, पेरेंट प्लांट की। किसकी लेनी है, पेरेंट प्लांट। एक प्लांट लगा हुआ है, उस प्लांट को हमने क्या करना है, मैं इधर ड्रॉ भी कर देता हूँ। ये हमारे पास है प्लांट, ये क्या है हमारे पास है प्लांट, समझ आ गई। और ये हमारे पास उसकी क्या है, ब्रांचेस। ये क्या है, ब्रांचेस हैं। हमने क्या करना है, ये है पेरेंट प्लांट। कौन सा प्लांट है, पेरेंट प्लांट है। अब पेरेंट प्लांट से स्टेम या रूट, इन दोनों में से कोई भी चीज़ काट लेनी है। अब काटेंगे कहाँ से, वहाँ से काटेंगे जो उस रीजन को हम क्या कहते हैं, मेरिस्मेटिक रीजन। किस इलाके से काटेंगे, जहाँ पे मेरिस्मेटिक रीजन। मेरिस्मेटिक रीजन किसे कहते हैं, ऐसे इलाके को जहाँ पे क्या हो, मेरिस्मेटिक टिश्यू हो, जहाँ पे ग्रोइंग सेल्स हो, जहाँ पे अगर हमें पता है कि इस रीजन से अगर काटेंगे तो अगर इसको लगाएंगे तो यहाँ से एक नया पौधा बन सकता है। मिसाल के तौर पर इसका ये है मेरिस्मेटिक रीजन, मीन्स कि यहाँ से हमने क्या किया, इस स्टेम्प को कट कर लिया। क्या कर लिया, कट कर लिया। अब ये जो हमारे पास रीजन है, ये वाला, ये सारा नहीं, ये वाला, इस रीजन को हम क्या कह सकते हैं, मेरिस्मेटिक रीजन। मीन्स के अब ये जो रीजन है इसको हम क्या करेंगे, इस रीजन को हम ज़मीन के अंदर लगाएंगे, सॉइल के अंदर लगाएंगे, मट्टी के अंदर लगाएंगे। अब इस रीजन को हमने काट लिए, मेरिस्मेटिक रीजन है, ये ग्रोइंग सेल्स, मीन के इधर ग्रोइंग सेल्स होते हैं, यहाँ से पौधा बढ़ सकता है। अच्छा, अब सॉइल में लगा दिया। अब आपने जिन चीज़ों का ख्याल रखना है वो चीज़ें ये है कि जो हम पौधा काट के लगा रहे हैं जिस जगह पे, क्या वो उसके लिए फेवरेबल है या नहीं है, उस फेवरेबल कंडीशंस हमने क्या देखनी होती है, फेवरेबल कंडीशंस। फेवर का मतलब क्या होता है, फेवर का मतलब होता है खुशगवार, खुशगवार, ऐसी हालत जो उसके लिए क्या हो, खुशगवार हो। अब खुशगवार उसके लिए क्या हो सकता है, खुशगवार उसके लिए यही हो सकता है कि उसको पानी सही मिलेगा। अगर उसको हम पौधा यहाँ पे लगा, हम उसको सहरा पे जाके लगा देंगे तो फिर भी वो मुरझा जाएगा क्योंकि उसे पानी नहीं मिलेगा। इसी तरह उसका क्या ख्याल रखना है कि सनलाइट, सूरज की रोशनी उसे सही मिलेगी। ये नहीं कि हमने पौधा बाहर से मतलब कट किया और कमरे में आके लगा दिया, फिर भी वो पौधा क्या हो जाएगा, मुरझा जाएगा। फिर क्या ख्याल रखना है, न्यूट्रिएंट्स, जहाँ पे हम लगा रहे हैं कि क्या उसे वहाँ से न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अगर हम बंजर ज़मीन पर लगा देंगे तो पौधा फिर भी क्या हो जाएगा, मुरझा जाएगा। उसके लिए ऐसी हालतें देखनी है जो उसके लिए क्या हो, उसके फेवर में हो। समझ आ गई। अब हमने क्या कर दिया, इसको ज़मीन में लगा दिया विद दी फेवरेबल कंडीशंस। फिर क्या होगा, फिर वो जो हमने कट करके लगाया, फिर वो क्या करेगा, न्यू स्टेम एंड रूट्स जड़ें पैदा करेगा, फिर आगे से ऊपर स्टेम्स, शूट्स वगैरह पैदा करेगा। समझ आ गई। इस तरह क्या होता है, कटिंग का प्रोसेस होता है। एक पेरेंट बॉडी है, वहाँ से हमने क्या लिया, स्टेम ले ली, और वहाँ स्टेम कहाँ से ले ली, जहाँ पे मेरिस्मेटिक रीजन होगा। उस मेरिस्मेटिक रीजन को हमने ज़मीन में लगा दिया। जब हम ज़मीन में लगाएंगे तो वहीं से एक नया पौधा निकलेगा। अब जो नया पौधा निकला है, न्यू प्लांट, वो बिल्कुल किस तरह होगा, अपने पेरेंट प्लांट की तरह होगा। अब ये जो कटिंग का प्रोसेस है ये हम किधर किधर करते हैं, कटिंग का जो प्रोसेस है ये हम कहाँ कहाँ करते हैं। ये रोजेस, गुलाब के जो फूल हैं, इसमें हम क्या करते हैं, कटिंग का प्रोसेस करते हैं। फिर क्या होता है,
ग्रेप वाइन्स, अंगूर की जो बेल होती है, अगर एक घर में एक अंगूर की बेल हुई है तो हम कहते हैं कि 2-3 बेलें होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि उस वहाँ से कट कर लेते हैं, उसकी कलम काट लेते हैं और उस कलम को हम क्या कर लेते हैं, ज़मीन पर लगाते हैं, तो वहाँ से एक और अंगूर की बेल निकल आती है। तो इस तरह हम प्लांट की ग्रोथ, प्लांट की क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन करते हैं। और वो 2 तरीक़ों से होती है, एक कटिंग से होती है और ग्राफ्टिंग से होती है। अभी हम स्टडी कर रहे हैं वो कटिंग कर रहे हैं। अच्छा, एक और इधर एग्जांपल आती है स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो का नाम सुना होगा, शक्करकंदी। अब वो क्या होता है, स्वीट पोटैटो का जो खुद होता है वो इतना बड़ा उसका साइज़ होता है। अब क्या करते हैं, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन में वो छोटे छोटे लेके आते हैं, तो उसको ज़मीन में लगाते हैं, जो किसान होते हैं वो फिर बड़े हो जाते हैं। अगर हमने आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन करनी है तो फिर हम कैसे करेंगे, हम वो बड़ा साइज़ ले लेंगे, पोटैटो ले लें, आलू ले लें, उसको हम क्या करेंगे, मॉइस्ट सॉइल, नरम मिट्टी के अंदर रख देंगे। फिर क्या होगा, फिर छोटे छोटे वहाँ से प्लांटलेट्स, छोटे छोटे पौधे निकलेंगे। अब ये हमारे पास है ना, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है स्वीट पोटैटो या आलू ले लें। जब हम इसको मॉइस्ट सॉइल में रखेंगे तो यहाँ से क्या होगा, छोटे छोटे पौधे निकलेंगे, छोटे छोटे क्या निकलेंगे, पौधे निकलेंगे। अब जब हमें पता लग जाएगा कि इससे पौधे निकलना शुरू हो गए हैं, छोटे छोटे प्लांटलेट्स बनना शुरू हो गए हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको बाहर निकालेंगे। बाहर निकाल कर जहाँ जहाँ पे प्लांटलेट्स हुए हैं वहाँ से हम क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे। और इस कटिंग वाले हिस्से को हम किधर लगा देंगे, हम ज़मीन में लगा देंगे। और जब हम ज़मीन में लगाएंगे तो हर कट जो पौधा है वो एक स्वीट पोटैटो बना देगा, एक आलू पूरा बना देगा। अब देखो हमारे पास एक आलू था, तो फ़र्ज़ करो उसके ऊपर कितने प्लांट्स निकले, प्लांटलेट्स निकले, छोटे छोटे 10 प्लांटलेट्स निकले। और उस 10 प्लांटलेट्स से हमारे पास कितने आलू हो गए, 10 आलू हो गए। एक आलू से कितने आलू हो गए, 10। इस तरह इसका क्या मतलब है, प्लांट्स की ग्रोथ या प्लांट की क्वांटिटी को हमने बढ़ा दिया। किसके थ्रू बढ़ाया, कटिंग के थ्रू बढ़ाया, जो कि किसका अमल है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपगेशन का अमल है। इसी तरह हमारे पास है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग किसे कहते हैं, ग्राफ्टिंग कहते हैं पेवंदकारी। अब इसमें क्या होगा, इसमें 2 प्लांट्स होंगे, 2 प्लांट्स होंगे। एक वो प्लांट जिसके ऊपर हमने क्या करना है, पेवंदकारी करनी, ग्राफ्टिंग करनी। एक वो प्लांट जिससे हमने क्या लेनी है, स्टेम लेनी है। हमारे पास हैं 2 प्लांट्स। ये हमारे पास एक प्लांट है, क्या है, प्लांट है। और ये हमारे पास दूसरा प्लांट है। अब इस प्लांट का हमने क्या ले लेने हैं, इस प्लांट की हमने स्टेम ले लेनी है। ये स्टेम काट ली। अब इसकी प्लांट की स्टेम काटेंगे तो दूसरे, आपको एक बात याद रखनी है, जिस प्लांट पे हमने ग्राफ्टिंग करनी है उसको सबसे पहले आपने उस पौधे को साफ़ कर देना। अगर उसके ऊपर पत्ते वगैरह या ब्रांचेस वगैरह उसको काट देनी है, बिल्कुल साफ़ कर देना है। समझ आ गई। फिर दूसरे प्लांट की स्टेम ले लेनी है। स्टेम लेके हम क्या करेंगे, इस प्लांट को कट करके इस प्लांट के अंदर लगा देंगे। अच्छा, एक और बात याद रखनी है, उस प्लांट का मेरिस्मेटिक रीजन और इसका भी मेरिस्मेटिक रीजन, जहाँ पे ग्रोइंग सेल्स हों, लगा के इसको किसके साथ बांध देना है, रबर के साथ बांध देना है या किसी मजबूत चीज़ के साथ बांध देना है। जब बांधेंगे तो इनके सेल्स आपस में इंटरकनेक्टेड हो जाएंगे, मिल जाएंगे। इनके जो वस्कुलर बंडल्स होंगे, जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज़ होंगे, वो आपस में क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। जब मिल जाएंगे तो कुछ अरसे बाद हम वो रबर अगर खोलेंगे तो वो जो एरिया जहाँ पे हमने जोड़ा था वो एरिया क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। जैसा कि आप किसी लोहे को दूसरे लोहे के साथ जोड़ते हो, उसके ऊपर कांटा लगाते हो, तो वो कांटा लगाते हैं तो वो चीज़ बाहर निकल आती है। इसी तरह ये भी क्या है, दूसरा पौधा इसको कांटा लगा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ से स्वेल हो जाएगा। अब देखो, जिस पौधे के ऊपर हमने ग्राफ्टिंग की
उस पौधे के ऊपर जो फल निकलेगा वो किसका निकलेगा? न्यू प्लांट का फल निकलेगा। किसका निकलेगा? न्यू प्लांट का फल निकलेगा। मीन्स कि जैसे पेरेंट बॉडी थी वहाँ से हमने लिया स्टेम, वैसे ही दूसरे प्लांट पे वैसे ही उसका किरदार होगा। समझ आ गई? इसी तरह अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ये माल्टे का था, ऑरेंज का पौधा था। अब ये भी क्या है? ऑरेंज का। ये हमारे पास अगर हम फ़र्ज़ करें ये मौसमी है और ये क्या है? मीठा है। मीठे से हमने किधर किया? एक मौसमी वाले जो ऑरेंज है, जो माल्टे का पौधा है, उस पे हमने मौसमी लगा दिया। अब इस पौधे पे कौन सा फल लगेगा? इस पौधे पे कौन सा फल लगेगा? जो कि इस पे लगता है, मीठे वाला लगेगा। समझ आ गई? तो इस तरह हम क्या करते हैं? ग्राफ्टिंग करते हैं, पेवंदकारी करते हैं। मतलब इस पे ऊपर क्या करेंगे? ग्राफ्टिंग करेंगे। अब देखो इसकी तादाद को बढ़ा दिया। अब ये जैसा पौधा था वैसे ही ये वाला भी पौधा बन गया। अब ये एक और बात याद रखनी है, अगर यहाँ से अगर कोई ब्रांच निकलेगी ना, तो इसका ये मतलब नहीं कि जो ऊपर वाला फल दे रहा है वो नीचे वाली ब्रांच देगी। अब वो जो नीचे से निकल रही है वो नीचे वाले पौधे की निकल रही है। तो इसलिए इससे बेहतर यही होता है कि हम उसको क्या कर देते हैं? काट देते हैं, ताकि ऊपर उसको एनर्जी मिलती रहे और ऊपर से फल और पौधा बढ़ता रहे। समझ आ गई? तो इस तरह हम क्या करते हैं? पेवंदकारी करते हैं, ग्राफ्टिंग करते हैं। अब ये जो ग्राफ्टिंग होती है ये किस किस में होती है? ग्राफ्टिंग होती है रोजेज़ में, कुछ तरह के जो फूल होते हैं उसमें ग्राफ्टिंग होती है। पीच प्लांट, पीच ट्री जो आड़ू का दरख्त होता है, उसमें ये ग्राफ्टिंग होती है। इसी तरह हमारे पास सीडलेस फ्रूट्स जो होते हैं उसमें कौन सा प्रोसेस होता है? ग्राफ्टिंग का प्रोसेस होता है। तो ये स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो दो टाइप्स रहती थी, पार्थेनोजेनेसिस और वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये आज हमने स्टडी कर ली हैं। हमारा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो पहली टाइप है एसेक्सुअल, वो हमने कंप्लीट कर ली है। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपका इससे रिलेटेड या पीछे जो हमने लेक्चर्स लिए उससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो खुश रहें, आबाद रहें। आप मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।